अमित जी, कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत स्वागत है। मेरा शुरुआत में मेरा विनती है, मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं है। कोई बात नहीं। प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है, एक हफ्ता बाकी है, रिजल्ट भी आ सकता है। कैसे है स्थिति? बहुत अच्छी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव प्रक्रिया के प्रचार में हमारा पूरा कमांड है भारतीय जनता पार्टी का, और हम निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से ज़्यादा सीटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। कितने सीट का आप एक्सपेक्ट कर रहा है? अब लगभग पूरा कर्नाटक में घूमकर आया हूं। मैं विश्वास से टीवी 9 के दर्शकों को बता सकता हूं कि हाफवे मार्क से 15 सीट कम से कम हमारी है। ओके, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड है ना ये 110 का, 110 के ऊपर नहीं आया। एंड लास्ट टाइम का, पिछले चुनाव में 2018 का 36.35% वोट लिया था, 104 सीट्स, 104 सीट्स। सो अभी बहुत ज़्यादा होने देखिए, वाला है। वही परिणाम रिपीट होना है तो चुनाव क्यों करना है? स्वाभाविक रूप से चुनाव में परिणाम बदलते हैं और इस बार बदलेगा। मेरा एक डायरेक्ट क्वेश्चन है आपको, बीजेपी को वोट क्यों करना है? देखिए, दो चीज़ें हैं कि गत चुनाव में हम लड़े थे तब कर्नाटक की जनता ने डबल इंजन सरकार के बेनिफिट एंजॉय नहीं किए थे, इसका अनुभव नहीं किया था, क्योंकि ऊपर मोदी जी की सरकार थी, नीचे सिद्धरामैया जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इसके कारण डबल इंजन सरकार के बेनिफिट्स नहीं मिले थे। येदियुरप्पा जी और बसवराज जी ने जो 4 साल काम किया, इसके बाद कर्नाटक की जनता ने डबल इंजन सरकार के बेनिफिट्स को अनुभव भी किया है, देखा भी है और स्वागत भी किया है। तो ये जो अनुभव हुआ है, वो अनुभव इरिस्पेक्ट ऑफ एरिया, irrespective of region and irrespective of caste, across the caste, across the region, across the area, एक नई वोट बैंक खड़ी की है जो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत आधार है, जो हमारे चुनाव जीतने का आधार है। वो मोदी जी की प्रशंसक है, मोदी जी के शासन के बेनिफिशियरीज हैं। इसके साथ साथ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, 40% भ्रष्टाचार, कमीशन, वो भी आरोप आ गया। राजनीति में आरोप लगते रहते, इसका आधार होना चाहिए। जैसे बोफोर्स का एक आधार था, जैसे 2G का एक आधार था, इस प्रकार से 40% कमीशन के आरोप का आधार, एक भी कोर्ट में केस पेंडिंग नहीं है। और आरोप कौन लगा रहा है? कांग्रेस अध्यक्ष, जिन पर ईडी का चार्जशीट है। चार्जशीट क्रॉस करने के लिए भी कोर्ट में नहीं गए, वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। अगर वो सच्चे होते तो क्रॉसिंग पिटीशन डालकर चार्जशीट क्रॉस करने के लिए जाते। यस, कहा जाता है कि कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी है, सो इसका प्रभाव होने वाला है। परसों सीएम भी एक्सेप्ट किया है, हाँ है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। हर एक सरकार के सामने एंटी इनकम्बेंसी होती है, मगर हर एक सरकार की प्रो इनकम्बेंसी भी होती है, और दोनों का जो प्लस माइनस होकर नेट निकलता है वो सरकार बनाता है। नेट हमारा बहुत प्लस है। मेरा प्रश्न ये है, कर्नाटक में 1-2 साल को क्यों ये एंटी इनकम्बेंसी ऐसा लगता है? मैं नहीं मानता, जनता के मन में है। व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है किसी की, ऐसा नहीं है। कोई सरकार चलती है तो इससे कोई नाराज नहीं होता है, मगर सरकार के कारण ढेर सारे लोगों ने संतुष्टि भी महसूस की है। ओके। और वो भी प्रोएक्टिव होकर वोटिंग करेंगे। ये कंपनसेट करने के लिए नया लोग को इस बार टिकट दिया है? नहीं, हर बार भारतीय जनता पार्टी 65 से लेकर 90 लोगों को नया टिकट दिया है कर्नाटक में विगत 5 चुनावों में। सो इस बार थोड़ा कम दिया है। सो अच्छा रिजल्ट भी मिलने वाला है फिर? निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट। बहुत लोग पार्टी छोड़ दिया है, आपको मालूम है। ये प्रश्न बार बार आपके सामने आया है। जगदीश शेट्टर पार्टी छोड़ के चले गया, एंड सऊदी पार्टी छोड़ के चला गया। सो ऐसा ही बहुत लोग हैं। इसका असर नहीं पड़ता है पार्टी के ऊपर? हो सकता है पड़े। ये दोनों अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में बड़े बहुमत से हारने जा रहे हैं। मैं दोनों जगह जाकर आया हूँ। देखिए रंगनाथ जी, ये आप जो कह रहे हैं कि वो पार्टी छोड़कर चले गए, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती तो जाते क्या? निश्चित रूप से नहीं जाते। मगर पार्टी ने स्टैंड लिया है। आपको मंत्री नहीं बनना है मुंबई जी के अंडर, तो एमएलए बनकर क्या करोगे? किसी नए कार्यकर्ता को मौका दो भाई। अब इतना भी आप नहीं छोड़ सकते हो।
और पार्टी को कहोगे कि आप टिकट नहीं दोगे तो मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा सारे सिद्धांत छोड़कर, तो जनता पूछेगी ना कि 30 साल तक जिस कांग्रेस को गाली दी है सिर्फ एक टिकट के लिए आपने छोड़ दिया, आपका क्या सिद्धांत है? पार्टी पहले है, देश पहले है या कैपिटल आई पहले है? ये जनता उनको पूछ रही है आज भी। और जहां तक सऊदी का सवाल है, वो चुनाव हार चुके थे, हमने उनको एमएलसी बनाया, डेप्यूटी सीएम बनाया, दोबारा एमएलसी बनाया, और 28 तक वो एमएलसी थे ही। एमएलए बनते हैं तो भी 28 तक रहना है, तो भाई क्यों दूसरे कार्यकर्ता को टिकट नहीं देना? और अगर आपको चुनाव ही लड़ना था तो एमएलसी क्यों बने? उसमें दूसरे कार्यकर्ता को मौका देना चाहिए था। अगर हम स्टैंड न लेते तो क्या होता है, दोनों लोग आज भाजपा में होते। मगर पार्टी ऐसे नहीं चलती है। हमने एक फर्म स्टैंड लिया है और मुझे पूरा भरोसा है दोनों लोग अपने अपने क्षेत्र में बड़े बहुमत से आ रहे हैं। मैंने कल जगदीश शेट्टर जी के साथ मैंने बात कर रहा था, तब उन्होंने बोला मुझे बहुत अपमान कर दिया है, क्योंकि एक दिन पहले पिछले दिन एक मंत्री जी मुझे फ़ोन करके बोलेगा नहीं आप कंटेस्ट नहीं करना चाहिए, ये हमने डिसीजन ले लिया है। ऐसा एक सीनियर लीडर को ऐसा अपमान, मुझे बहुत दुखित हो गए मैंने, इसलिए मैंने बाहर आना पड़ा। सवाल क्या है कि चलो कोई 1 महीने पहले कहता है, जब पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है तभी तय होता है, मगर 1 महीने पहले कहते तो 1 महीने पहले आप छोड़ जाते, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? सवाल एमएलए शिप के लिए पार्टी छोड़ना वो सही है या नहीं है, वो है। पद के लिए सिद्धांत छोड़ना सही है क्या, वो हुबरी की जनता ने तय करना है। कांग्रेस ने इस बार बहुत वादे किया है, भाग्य के ऊपर भाग्य, भाग्य दे के उन्होंने भाग्य विधाता बनने के लिए जा रहा है। देखिए, ये सारा जो उनके वादे हैं, मोस्ट ऑफ वादे रिपीट होते हैं। जो गुजरात में थे, यूपी में थे, उत्तराखंड में थे, असम में थे, मणिपुर में थे, त्रिपुरा में थे, लगभग वो का वो रिपीट किया है और गारंटी भी वो की वो है। वही सब देने के बाद सारे राज्य में हारे हैं। सो इधर भी ऐसा ही होने वाला है। मैं तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी तो वो हारेंगे ही हारेंगे। नहीं, कॉमन मैन इससे आकर्षण नहीं हो सकता है। देखिए, कॉमन मैन को ये मालूम है कि जो बाकी सारे वादे छोड़ दो, जो 5 गारंटी है वो कर्नाटक के बजट के 70% है, तो कहाँ से देंगे? अच्छा, ये अगर आप देना ही चाहते हो तो 3 जगह आपकी सरकार है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, हिमाचल में है, क्यों नहीं दिया? जनता को मालूम है कुछ देना नहीं है, सिर्फ वोट चाहिए। वो सोचते हैं कि कन्नडिगाओं को सोचना नहीं आता है, उनको मालूम नहीं है कन्नडिगा हिसाब में बहुत पक्का होता है। भारत जोड़ो किया कांग्रेस ने, उन्होंने वोट भी जोड़ने का कोशिश किया। भारत जोड़ो के बाद त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, ये 3 चुनाव है, तीनों कांग्रेस के बड़े गढ़ थे और तीनों जगह कांग्रेस साफ हो गई। ये लिंगायत सीएम पर सिद्धरामैया का जो टिप्पणी है बहुत विवाद बन गया था। सो इससे लिंगायत समुदाय बीजेपी से और करीब हो सकता है? हमसे तो करीब ही है, उनसे नाराज बहुत है। अच्छा, सिद्धरामैया का क्या होने वाला है, क्योंकि आप वरुणा गए थे? मुझे वरुणा में बहुत अच्छा फीलिंग आया है और मुझे लगता है सोमन्ना वहाँ से जीत जाएंगे। बहुत वरुणा एंड चामराजनगर में गया नहीं हूँ, वरुणा गया था मैं। वरुणा में बहुत अच्छा जनता का प्रतिसाद था, सभा में तो था ही था, मगर सभा स्थान तक जाते हुए लगभग 6 किलोमीटर दोनों और खड़े थे और जिस तरह से वेविंग हो रही थी, स्माइल दे रहे थे, मुझे लगता है कि हम इस बार वरुणा में जीत जाएंगे। पहले सिद्धरामैया का टिप्पणी, बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सर्प, विषय सर्प। देखिए, मोदी जी के लिए कोई खड़गे जी पहले कांग्रेसी नेता नहीं है। सोनिया जी ने किया है, ये राहुल जी ने स्वयं किया है, प्रियंका जी ने किया है, ढेर सारे कांग्रेसी नेताओं ने अलग अलग समय पर मोदी जी के लिए स्तर बगर की भाषा का उपयोग किया है। हर बार मोदी जी और मजबूत होकर बाहर आए और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो विशेला साहब का है, इसका कर्नाटक की जनता जरूर वोटिंग में जवाब देगी। ओके, इसके साथ साथ रिजर्वेशन के बारे में, SC/ST रिजर्वेशन एंड लिंगायत और वकलिगा का रिजर्वेशन, और डेफिनेटली उसका फलितांश आ सकता है। देखिए, जहाँ तक मुस्लिम रिजर्वेशन रद्द करने का सवाल है, ये हमारा चुनावी एजेंडा नहीं है। हमारा सैद्धांतिक मुद्दा है कि इस देश में संविधान के
हिसाब से धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, और धर्म के आधार पर आरक्षण की संविधान सहमति नहीं देता है। हमें रद्द करने में थोड़ा लेट हो गया, वही है। परंतु जब रद्द हुआ है तब कांग्रेस का ये स्टेटमेंट कि हम आएंगे तो 6% देंगे, कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्टता करनी चाहिए 6% कहाँ से देंगे, किसका काटोगे भाई? लिंगायत का काटोगे, वोकल लीगा का काटोगे, ओबीसी का काटोगे, एससी का काटोगे, एसटी का काटोगे, किसका काटोगे? ये तो बताओ जनता को। मैंने यही पूछने वाला था, देर क्यों कर दिया आपने? एक कमेटी उन्होंने बनाई हुई थी, रिपोर्ट आने में थोड़ी देर हुई ऐसा मुझे लगता है, मगर ज़्यादा अच्छा जवाब तो बसवराज जी ही दे सकते हैं। आपने बसवराज बोम्माई को बधाई दिया है, प्रोग्राम में बहुत अच्छा काम किया है बल्कि, लेकिन ये केस सुप्रीम कोर्ट में है अभी हाँ, चल रहा तो स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट मीमांसा करती ही है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोर्ट से ग्रीन सिग्नल नहीं आया तो? मैं नहीं मानता ऐसा होगा, हम हमारा पक्ष रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। कर्नाटक एंड साउथ इंडियन साउथ स्टेट्स में थोड़ा प्रभाव जो है ना, इसका मतलब बीजेपी बहुत अच्छा स्थिति में है, लेकिन और ज़्यादा होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ। आप जो एक्सपेक्ट कर रहा है उतना नहीं हुआ, ऐसा लगता है। देखिए, एक ज़माने में नॉर्थ ईस्ट के लिए भी ऐसा कहते थे कि आपका प्रभाव नहीं है, भाजपा का प्रभाव नहीं है, अब हो गया। बंगाल के लिए भी ऐसा कहते थे, आज हमारी 18 लोकसभा मेंबर है, 77 एमएलए, हम प्रमुख विपक्षी दल है, हो गया। तेलंगाना में भी हो गया, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत कमी है, चुनाव में निकल जाएगी। अच्छा, इस बार केंद्र से बहुत नेता लोग आ गया है, हर चुनाव में आता है, लेकिन हम पिछले इलेक्शन में इतना लोग को नहीं देखा। नहीं, बहुत लोग काम कर रहा है। पिछले चुनाव से मोदी जी ने 2 सभाएं कम करी। सो इसका मतलब ये नहीं है स्टेट लीडरशिप के ऊपर ऐसा नहीं है, शक है। देखिए रंगनाथ जी, इसमें स्टेट लीडरशिप सेंटर, मुझे एक बात बताइए, कर्नाटक भारत का हिस्सा है या नहीं? मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है या नहीं? बिल्कुल। अगर दोनों है तो प्रधानमंत्री का दायित्व है कि भारत के हर हिस्से में, किसी भी हिस्से में जब चुनाव हो, वहां जाकर अपनी पार्टी की पॉलिसी, प्रोग्राम और सिद्धांतों को जनता के सामने रखना चाहिए, उनका दायित्व है। मगर कांग्रेस ने 10 साल तक एक ऐसे प्रधानमंत्री को बिठाया जिनकी सभाएं ही नहीं होती थी, तो इसको सील्ड करने के लिए कहा नहीं, प्रधानमंत्री ने स्टेट चुनाव में नहीं जाना चाहिए। नेहरू जी जाते थे या नहीं जाते थे? इंदिरा जी जाती थी या नहीं जाती थी? अब मनमोहन सिंह नहीं जा पाते थे तो हम क्या करें भाई? सब कुछ को मोदी जी चाहिए, अमित शाह जी चाहिए, उन्होंने आना चाहिए, जिताना चाहिए। बाद में नहीं, जिताने का सवाल नहीं है भाई। एक बार समझ लीजिए, हम कई जगह पे मोदी जी गए हैं और चुनाव हारे हैं, मगर हम हमारी पार्टी की बात तो रखेंगे ना, या न रखें? हम डेमोक्रेसी में है, डेमोक्रेसी में जनता निर्णय करती है, निर्णय करने के लिए हमें हमारा पक्ष रखना चाहिए। नहीं जाते हैं तो वो एरोगेंसी है। नहीं, आप इतना मेहनत जो कर रहा है, इसका वैल्यू इधर का लीडरशिप को है, क्योंकि अंडा मैं खाऊंगा, डंडा आप खाइए, ऐसा मनस्थिति ऐसा नहीं होता है। देखिए, सरकार होती है भारतीय जनता पार्टी की होती है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो मुझे मेरी पार्टी को जिताने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर बहुमत आया और एक बार बीजेपी का सरकार इधर रचना हो गया, क्या प्लान्स है आपका डेवलपमेंट एजेंडा क्या है? अभी तक 4 साल में हमारी डबल इंजन सरकार ने, मैं सिर्फ पहले बेंगलोर सिटी की बात करूंगा, लगभग 13,000 करोड़ रुपया हमने मेट्रो के पीछे खर्च किया है। 13,000 करोड़ रुपीस, जो सीधा बेंगलोर के ट्रैफिक को कम करेगा। जब हम सत्ता में आए 2014 में, तब 7 किलोमीटर मेट्रो थी, आज 56 किलोमीटर है, और 2024 के पहले 100 किलोमीटर हो जाएगी। इसके साथ साथ 40 साल से बेंगलोर के अंदर उपनगरीय रेल, सबअर्बन रेल की मांग थी, वो पूरी नहीं होती थी। हमने 15,000 करोड़ रुपीस सबअर्बन रेल के लिए अलॉट किया, और उसका काम शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ सैटेलाइट टाउन रिंग रोड बनाया, प्लान किया है, इसके लिए भी भारत सरकार ने 15,000 करोड़ रुपया दिया है। और बेंगलुरु शहर के व्यापक विकास के लिए, जो पिसमिल
अर्बन डेवलपमेंट की सुविधाएं हैं, इसके लिए 9,670 करोड़ रुपया 9,670 करोड़ रुपया हमने दिया। अमृत योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपया दिया और कावेरी जल आपूर्ति योजना से पीने के पानी के लिए 5,500 करोड़ दिया और बाढ़ मुक्त बेंगलोर के लिए हमने 1,813 करोड़ रुपया दिया और बेंगलोर हवाई अड्डा भी लगभग 2,000 करोड़ रुपये से इसका सेकंड टर्मिनल और केम्पेगौड़ा की बड़ी स्टैच्यू लगाया वहाँ पर। इसके बाद न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी लगभग 3,800 करोड़, 10 लेन बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे 8,000 करोड़, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे 17,000 करोड़, बेंगलुरु हैदराबाद एक्सप्रेसवे 31,000 करोड़, बीदर कलबुर्गी बेल्लारी रोड 7,650 करोड़, बेंगलुरु चेन्नई मैसूर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अभी सर्वे का काम चल रहा है, शिवमोगा में नया एयरपोर्ट, हसन विजयपुरा कोल्ला रायचूर में नए एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू हो चुका है और 7 नए मॉडल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ बनाने का काम हुआ है। ये सारा काम जो हुआ है इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसी पैटर्न पर हर क्षेत्र के विकास को हम सुनिश्चित करेंगे। हमने नॉर्दर्न कर्नाटका के लिए महादाई का हल निकाला, ऊपरी भद्रा, ऊपरी कृष्णा और कलसा बांडूरी का भी हल निकाला और बजट 10,000 करोड़ तीनों योजनाओं के लिए आवंटित किया और 31 बड़े जलाशयों को बड़े तालाबों को भरने के लिए 5,700 करोड़ रुपया का हमने आवंटन किया। तो इरिगेशन के क्षेत्र में लगभग 40 योजनाएं ऐसी थी जो 25 साल से लटकती थी। भारत सरकार के सहयोग से 40 योजनाओं का काम आगे चल पड़ा है। इसको पूरा कर हर खेत में पानी पहुंचाना है। आज ये 9 वर्ष के अंदर 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप देश में है, उसमें से 40 बेंगलुरु में है। देश का डिफेंस एयरक्राफ्ट जितना बनता है इसका 75% कर्नाटक में बनता है। तुमकुरू में HAL के नए हेलीकॉप्टर कारखाना भी हमने डालने का काम किया और लगभग स्पेस कैपिटल स्पेस में बेंगलोर की हिस्सेदारी 25% है। अब ये सारे डेवलपमेंट को हमें आगे बढ़ाना है। 4 लाख करोड़ से ज़्यादा MOU हुए, उसको ज़मीन पर उतारना है। नए सरकार का एजेंडा नया भी बनेगा। हमारे घोषणा पत्र में ढेर सारी चीज़ें, परंतु जो अभी पाइपलाइन में है इसका पूरा करना भी बहुत बड़ी बात है और वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है क्योंकि सभी योजनाओं के लिए डबल इंजन की सरकार। पूरा कर्नाटक का चित्रण अलग हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। स्वाभाविक रूप से होने लगा है। ये सारी ये अभी मैंने जो आपको कहा, एक भी योजना कागज पर नहीं है, जमीन पर इम्प्लीमेंटेशन होने की शुरुआत हो चुकी है। लोग का मन पे क्या है? लोग लोकल लीडरशिप से सेंट्रल लीडरशिप को ज़्यादा पसंद करता है। मोदी जी बहुत पसंद है, अमित शाह जी बहुत पसंद है। कारण क्या है? ऐसा नहीं है, ऐसा कांग्रेस प्रचार कर रही है। येदियुरप्पा जी कर्नाटक के सबसे लोकप्रिय नेता भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। येदियुरप्पा के बाद किसी ने ठोस लीडर है बीजेपी में? अभी येदियुरप्पा है ही। येदियुरप्पा जी कहाँ चले गए? ये अभी पार्टी में ही रोज 5 सभाएं कर रहे हैं इस आयु में। एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक्चुअली, ये हमारा मन की बात भी है और जन की बात भी है। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है क्योंकि देश में इतना बैलेंस था, आप एक आप लोग चुकता करके जा रहा है। अयोध्या से लेके काशी से लेके एंड पूरा रेलवे से लेके देखिए रास्ता तक, हर एक क्षेत्र में परिवर्तन जरूरी था और अयोध्या हमारा सालों से घोषणा पत्र का हिस्सा था, कोई नई बात नहीं है। अब 2 बार सरकार जनता ने पूर्ण बहुमत दिया, अब भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? धारा 370 हमारा घोषणा पत्र का हिस्सा। इस देश में ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, हमारा जनसंघ की स्थापना से मुद्दा है। इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, जनसंघ की स्थापना से हम मानते हैं। तो अच्छा ही है, सब पूरा हो रहा है। फाइनली बहुत लोग हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, आपका मैसेज क्या है? मैं कर्नाटक की जनता को इतना ही कहना चाहता हूँ कि कर्नाटक के सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बहुत जरूरी है।
जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सातत्यपूर्ण तरीके से बार बार आई, वो राज्यों का विकास हुआ है, वो राज्य विकास में आगे बढ़े हैं और हमने परिणाम बताया है। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है कर्नाटक की जनता से कि आप मोदी जी पर भरोसा करिए, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करिए, टीम कर्नाटका पर भरोसा करिए, हमारी बीजेपी की कर्नाटक यूनिट पर भरोसा करिए। आपका एक अमूल्य वोट बीजेपी को देकर कर्नाटक के विकास का मौका दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच।